नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम यूएनएचआरसी में दिए गए पाकिस्तान के डॉजियर का एक्सरे करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह हिंदुस्तान के कुछ मीर जाफरों और जयचंदों ने इस 115 पन्ने के डॉजियर को लिखने में पाकिस्तान की मदद की। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कई पत्रकार, एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बेनकाब हो जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह इन लोगों ने पाकिस्तान का माउथपीस बनकर देश को बदनाम करने की साजिश की है। सबसे पहले पाकिस्तान के उस डॉजियर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। पाकिस्तान का ये डॉजियर 100% झूठ का पुलिंदा है। इसके 115 पन्नों में से 35 पन्नों में कश्मीर के इतिहास और वहाँ की मौजूदा स्थिति को बताया गया है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस डॉजियर में यह भी कहा गया है कि ये स्कैंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाया गया है, मतलब कि ये अपर्याप्त रूप से प्राप्त सूचना के आधार पर है। मतलब ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो मूर्खता की हद है। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में किसी देश पर इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हो और आपके पास कोई सबूत ना हो, तो जिस तरह कागज़ के फूल में खुशबू नहीं होती है, उसी तरह पाकिस्तान के इन आरोपों के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन में ना तो कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, ना ही काउंसिल ने इस पर बहस करने की कोई पहल की। दरअसल पाकिस्तान जानता था कि अगर वोटिंग हुई तो वो हार जाएगा, क्योंकि 47 सदस्यीय इस काउंसिल में सिर्फ 4-5 ही ऐसे देश थे जो पाकिस्तान के साथ थे। बाकी 40 देश 47 में से वो सब पाकिस्तान की इस मक्कारी से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। 35 पन्नों में तो रिपोर्ट थी, इतिहास था, लेकिन बाकी के 80 पन्नों में क्या था? ये बेसिकली एनेक्चर है जिसमें प्रदर्शन की तस्वीरें, यासिर मलिक जैसे अलगाववादी नेताओं की आशंकाएं शामिल हैं। साथ ही कश्मीर में मारे गए लोगों की लिस्ट है, लेकिन ये लोग कब, कहां और कैसे मारे गए इसका कोई न जिक्र है न कोई सबूत है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के डॉजियर में राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोदी विरोधी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, टुकड़े टुकड़े गैंग के जांद्रेज, कविता कृष्णन और अरुंधति राय, शैला राशिद के भी बयान शामिल हैं। ये बातें मीडिया और सोशल मीडिया में तो ट्रेंड कर ही रही हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम हैं ये बेसिकली प्यादे हैं। इनके बयानों और इनके ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन असल गुनाहगार जो है वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। और ये जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला वो जो गैंग है जो अब तक छिपा हुआ है, उन्हें ही आज हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि ऐसा करना इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भाषण का वो अहम हिस्सा, उसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जिसे टेलीविजन चैनलों ने मिस कर दिया। वो कौन सा हिस्सा है वो पहले आप सुनिए। The two Kashmir reports issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in June 2018 and July 2019. Both reports make a clear recommendation to this Council to constitute an independent commission of inquiry to investigate and report human rights violations in Jammu and Kashmir. I reiterate from this platform Pakistan's endorsement of the recommendations of these reports. We urge focused discussions on the two reports in the Human Rights Council and a unanimous decision by this House to implement their recommendations made to India, Pakistan and foremost to the Human Rights Council. तो आपने सुना किस तरह पाकिस्तान की तरफ से एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने की अपील की गई। और इसका आधार क्या है? तो यह आधार है ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से पेश की गई 2 रिपोर्टें, जिसमें यह रिकमेंड किया गया कि वहां, मतलब कश्मीर में, जांच की जाए। मतलब यह है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाने का जो उसने फैसला लिया, वो उसका पूरा लॉजिक यही था कि चूंकि कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है कश्मीर के ऊपर और उसमें यह रिकमेंड किया गया है
कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो उसी की मांग वो कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो रिपोर्टें आई ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, वो कब बनी, किसने बनाई और उसमें किन जयचंदों ने अपना रोल उसमें अदा किया है, आज उसी का हम जो है पर्दाफाश करने वाले हैं। और जब हमने इसकी तहकीकात शुरू की तो पता चला कि जून 2018 में एक रिपोर्ट आई थी OHCHR के उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैन की तरफ से। ये महाशय कौन है? तो ये एक जॉर्डन के शाही परिवार से आते हैं और इनकी इमेज ऐसी है कि ये आतंकवादियों के मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, माने टेररिस्टों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, इस्लामिक आतंकवाद जैसी चीज़ को ये सिरे से नकारते रहते हैं। और मूल रूप से ये बेसिकली वामपंथी मुसलमान हैं, मतलब नीम के ऊपर करेला चढ़ा हुआ प्रॉपर, और वामपंथी हैं तो दुनिया भर में ये जो लेफ्ट रैकेट जो फैला हुआ है उससे ये जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनको कश्मीर पर रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी 2018 में? उस समय तो कोई पाकिस्तान गया नहीं था। तो दरअसल 2015 के आखिर और 2016 में आपको पता होगा कि कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाने लग गया, पत्थरबाजों की धुनाई होने लग गई। तो इस देश के अंदर में लेफ्ट लिबरल गैंग जो है उसमें हाहाकार मच गया था। हिंदुस्तान के अंदर ये लोग जो है पूरी तरह से विरोध कर रहे थे, तरह तरह की बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा था। लेकिन इस पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा था, तो उसका एक पूरा नेटवर्क जो पूरा ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है, तो पूरी दुनिया में भी ये चल रहा था। तो नक्सलवाद और जिहाद के समर्थक जो इंटेलेक्चुअल्स जो थे, उन्होंने जैद राद अल हुसैन को चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी कश्मीर स्कॉलर्स एक्शन ग्रुप के नाम से लिखी गई थी। और इस चिट्ठी पर दिव्येश आनंद, मूना भान, अंगना चटर्जी, सुवीर कौल, हफ्ता कंजवाल, शुभ माथुर, इंद्रासी पंडित और अथर जिया जैसे जिहादी वामपंथी स्कॉलर्स ने दस्तखत किए थे। इनके लेखों और भाषणों को आप आराम से इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये वो जमात है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। ये हिंदुस्तान के ऐसे जयचंद हैं जिन्हें कश्मीर में चल रहा जिहाद, वो स्वतंत्रता संग्राम दिखाई दे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नज़र आता है इनको। दरअसल ये लोग नक्सली समर्थक वामपंथी हैं जो ISI एजेंट गुलाम नबी फाई के जुड़े हुए नेटवर्क से जो है पूरी तरह से वो जुड़े हुए हैं। और इनकी पहचान भारत विरोधी और हिंदू विरोध, यही इनकी पूरी आइडेंटिटी है। और इन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा? तो इन्होंने अपने पत्र में भारत और भारतीय सेना की जमकर बुराई की। ऐसा बताया कि जो कोई आर्मी जो है वहाँ पे पूरे इलाके में घुस गई है, वहाँ पे कत्ल गारत कर रही है और रेप हो रहा है, ब्ला ब्ला। एक से बढ़कर एक झूठ इन्होंने लिखी, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई और फिर एक जांच की मांग की। हालांकि UN द्वारा जब भी किसी देश में मानवाधिकार का हनन होता है, उसकी जांच होती है, तो ये UNHCR जो काउंसिल जो कल बैठी है उसके तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जाती है। वहाँ वोटिंग होती है और ये ज़रूरत महसूस होती है कि यहाँ जांच होनी चाहिए, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास होता है। और ये कैसे होगा, कब होगा, ये सब काउंसिल में तय होता है। लेकिन कश्मीर के मसले में ये जैद राद अल हुसैन साहब ने खुद ब खुद जांच करना शुरू कर दिया। और रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ? UNHCR ने, इस काउंसिल ने साफ साफ मना कर दिया कि उनका रिपोर्ट नहीं है। और इसलिए जो बातें उस रिपोर्ट में कही गई है वो हुसैन साहब के निजी विचार हैं, ये UNHCR का रिपोर्ट नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान जो रिपोर्ट का हवाला दे रहा था वो आज भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के वेबसाइट पे नहीं है। और जब इन्होंने जांच शुरू की तो जैद साहब ने भारत सरकार से कश्मीर जाने की अनुमति मांगी। लेकिन मोदी सरकार तो मोदी सरकार है, ना उनके पास UNHCR का मैंडेट था, ना ही कोई आधिकारिक कहीं से कोई आवाज़ उठी थी। इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें कश्मीर जाने से मना कर दिया। और ये फैसला मोदी सरकार का बिल्कुल ही सही था। अब परमिशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी रिपोर्ट आ गई। मतलब ये जो वामपंथी गैंग की देखिए असर, कि जैद अल राद हुसैन ने पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी, न कोई कश्मीर आया न कोई जांच हुई। तो सवाल ये उठता है कि कश्मीर से जुड़ी जानकारियां उसे किसने मुहैया कराई?
इंटरनेट पे बैठकर आप इस तरह से रिपोर्ट तो तैयार नहीं कर सकते। तो रिपोर्ट में जैद ने लिखा है कि चूंकि भारत ने उन्हें कश्मीर जाने की अनुमति नहीं दी, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर की रिमोट मॉनिटरिंग की। वहीं से बैठे बैठे यहाँ से उन्होंने जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की, और उसी आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है लोगों से पूछ के। इस रिपोर्ट के पारा नंबर 28 में जैद साहब खुद ये मान रहे हैं कि रिपोर्ट में ज़्यादातर बातें वो हैं जो पहले से ही सार्वजनिक है, मतलब इंटरनेट और सब जगह अवेलेबल है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि कुछ एनजीओज की रिपोर्ट और आरटीआई से हासिल की गई जानकारियां इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। रिपोर्ट के फुटनोट से पता चलता है कि इन्हें कश्मीरी एक्टिविस्ट और वामपंथियों या टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो है सारे मटेरियल सप्लाई किए, और जिसे उन्होंने सत्य मानकर एक तथ्य के रूप में इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया और ये रिपोर्ट बना दी। लेकिन एक समझने वाली बात क्या है कि जैसा इन्होंने बताया कि भाई वो आरटीआई से उन्होंने जानकारियां हासिल की, तो आरटीआई तो हिंदुस्तान के नागरिकों का अधिकार है, कोई विदेशी आकर के आरटीआई तो निकाल नहीं सकता है। तो वो लोग कौन थे हिंदुस्तान के अंदर, वो गद्दार जो इन्हें आरटीआई से जानकारियां निकाल करके ये इन्हें जो है मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। दरअसल ये पूरा खेल पाकिस्तान परस्त वामपंथियों का है। ये जो यूएनएचसीआर की जो रिपोर्ट का सार और ये कश्मीर स्कॉलर एक्शन ग्रुप द्वारा लिखी गई चिट्ठी जो मैंने पहले आपको बताया, उस दोनों में कोई फर्क नहीं है। हैरान करने वाली बात क्या है, तो वो जो यूएनएचसीआर का जो पूरा जो रिपोर्ट है वो हूबहू वही है कि जो 2016 में जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज ने रिपोर्ट तैयार की थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ओएचसीएचआर की रिपोर्ट में फुटनोट है, और जबकि जेकेसीएसएस की रिपोर्ट में किसी सोर्स का वर्णन नहीं किया गया है। अब ये आप समझिए ये पूरा खेल कि एक तरफ हिंदुस्तान में कुछ वामपंथी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कोई भी जिक्र नहीं है, सोर्स क्या है, कहाँ से आपने इस चीज को लिया, उसका आधार क्या है, ये आप नहीं बताते, और उसी रिपोर्ट को आधार बना करके कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट बना दी जाती है, और जिसमें बताया जाता है कि ये तथ्य जो है हमने उठाया है उस रिपोर्ट से। मतलब आप समझिए कि एक फर्जी रिपोर्ट को सत्य बना करके हसन साहब ने पेश कर दिया, और जिसको लेकर के पाकिस्तान अब कह रहा है कि चूंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया था तो इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब आपने एक फर्जी रिपोर्ट को सत्य मानकर उसको फुटनोट में आपने डाल दिया। वो तो अच्छा किया आपने फुटनोट में डाल दिया, तो हमें उसे पकड़ने में आसानी हुई। लेकिन हकीकत क्या है कि ये जो जेकेसीएसएस की तरफ से बनाया गया जो रिपोर्ट था वो आधारहीन था। लेकिन जब हमने इस कोलिशन के बारे में खंगालना शुरू किया तो पता चला कि इसमें वही लोग हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उस चिट्ठी वाला जो लिस्ट जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया उसमें शामिल हैं। मतलब एक गैंग काम कर रहा था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो सैला रशीद और कविता कृष्णन जो मैंने कहा कि ये प्यादे हैं, ये बड़े बड़े लोग ये पर्दे के पीछे से बैठ करके काम करते हैं। ये लोग कश्मीर के नाम पे कई एनजीओ चलाते हैं। इस कोलिशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन, पब्लिक कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। अब देख रहे हैं कितना खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े नाम ये रखते हैं। ये सब एनजीओज के नाम पे हैं और इसकी सारी जानकारियां इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप एक बार गूगल करें आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये गैंग है जो कश्मीर के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने पर तुला हुआ है। ये जो ओएचसीएचआर की जो रिपोर्ट के जो फुटनोट के जांच से साफ साफ पता चलता है कि ये रिपोर्ट कहने को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट है, जबकि सच्चाई ये है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 2016 में ओएचसीएचआर के आयुक्त को चिट्ठी लिखी थी। फिर इन्हीं लोगों ने कश्मीर स्कॉलर ग्रुप एक्शन के नाम से कश्मीर पर एक रिपोर्ट तैयार की, और फिर इस रिपोर्ट को जो है एक कट पेस्ट बना करके आपने पूरा तैयार किया और इसे
ह्यूमन राइट्स कमीशन तक के उपायुक्त तक जो है आपने पहुंचा दिया। हालांकि चिट्ठी लिखने वाले जिहादी समर्थक वामपंथियों के बारे में कई जानकारियां हमारे पास है, जिसे हम आगे आने वाले दिनों में एक एक करके उनका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि इस गैंग ने भारत को बदनाम करने के लिए एक ऐसी साजिश रची कि इन्होंने पूरी तरीके से एक कश्मीर के बारे में और कश्मीर के हालात के बारे में एक बहुत ही ख़राब एक पेंट किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग चिट्ठी लिखने वालों का लिस्ट जो हमने आपको दिया है, ये लोग वही लोग हैं जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े बड़े अखबार और जर्नल्स में जो है कश्मीर के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिहाद को, आतंकवाद को स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं और आतंकियों को लीडर बताते हैं। और यही इस रिपोर्ट में भी नजर आया। इस रिपोर्ट के पहले लाइन में ही बुरहान वानी को एक यंग लीडर बताया गया था, आतंकवादी बताया क्या जा रहा है, लीडर। अब देखिए, कहने का मतलब यही हिंदुस्तान में भी चल रहा था कि भाई वो तो एक गरीब टीचर का बेटा था, स्टूडेंट लीडर भी कुछ मूर्ख लोग के बता रहे थे उन्हें। तो ये रिपोर्ट कोई यूएन की रिपोर्ट नहीं है, बेसिकली ये टुकड़े टुकड़े गैंग की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में यूएन द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों को 38 बार आर्म्ड ग्रुप बताया गया। मतलब आप समझिए कि जिन संगठनों को यूएन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि आतंकवादी संगठन है, उसको ये लोग आर्म्ड ग्रुप बता रहे हैं, और जो आतंकवादी हैं उन्हें लीडर। इस रिपोर्ट में पीओके को 26 बार आज़ाद कश्मीर लिखा गया है, जबकि यूएन में पीओके को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहा जाता है और शुरू से ही कहा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये पाकिस्तानी उसे आज़ाद कश्मीर बुलाते हैं। तो ये कौन लोग हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले? तो कश्मीर में चल रहे जिहाद की वजह से 14,000 क्या हजारों लोग मारे गए, हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, और जिस तरह से 5,000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, इस रिपोर्ट में कोई उसका जिक्र ही नहीं है। मतलब ये कि आतंकवादी मारे तो वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, और जब कोई कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होता है तो उनको मानवाधिकार नजर आता है। तो ये जिस तरह से ये टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करता है, ठीक उसी तरह से बिल्कुल फोटोकॉपी ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है। अब सवाल ये है कि क्या देश विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त ऐसे लोगों को खुली छूट दी जाए? क्योंकि आप समझिए ये मामला बहुत ही सीरियस है। ये देश के गद्दार हैं, और इनको जब कहा जाता है कि भाई आप देशद्रोही हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है। समस्या क्या है कि आप हिंदुस्तान में रह करके, आप यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आप हिंदुस्तान के खिलाफ ही सबूत देते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप चिट्ठी लिखते हैं कि आके हमें बचा लो, और उसके बाद फिर भी कुछ नहीं होता है तो आप पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है आप बना के। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जैद साहब जो बने, ये तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स क्या बचाएंगे, ये तो जिहाद माने इस्लामिक जिहाद के जो है वो माउथपीस बन करके वहाँ बैठे हुए थे। जब ये रिपोर्ट आई तो ये लोग बाकायदा, इनकी तस्वीरें आई किस तरह से इस गैंग के साथ जो है ये लोग हैं। और यही मार्क करने वाली बात क्या है कि इन्होंने अगर कुछ सिर्फ रिपोर्ट लिखी होती तो बात समझ में आती कि आप यूएन में जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या है कि जब से 370 खत्म हुआ है, ये वही गैंग है जो न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े अखबारों यूरोप में जो और अमेरिका के मैगजीन्स में जो है ये लोग लिख रहे हैं, और ये लोग वहां लिखते हैं और उसको वापस यहां पे कट पेस्ट किया जाता है, सोशल मीडिया में बताया जाता है, लोग चिंता जाहिर करते हैं, ओ माय गॉड, न्यूयॉर्क टाइम्स में। भाई बेसिकली ये पूरा एक नेटवर्क है जिसे एक्सपोज करना ज़रूरी है, और भारत सरकार को ये चाहिए कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर बाकायदा कोई कार्रवाई हो। क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया गया तो ये तो अभी एक छोटे स्तर पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान को जयचंदों और मीर जाफरों की कहानी से जो है कुछ सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको इस तरह से अगर खुली छूट दी जाए तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जो देश के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है।
आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।